यू नो द रूल्स। आप लोग सुनेंगे थोड़ी सी क्लास और उसके 5 या 10 मिनट के बाद मैं आप सबकी चैट में जो किए गए क्वेश्चंस हैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा, क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो हम वही अपना यही जो रूटीन है इसको हम फॉलो करेंगे फॉर ऑल ऑफ द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इन द सेमेस्टर। तो सांख हिस्टोरिक कॉस्ट दोबारा रिपीट कर दे। बिल्कुल जी, आप लोग अटेंडेंस अपनी बस मार्क करते रहे और वंस द अटेंडेंस हैज बीन मार्क उसके बाद आप क्वेश्चंस कीजिएगा, क्योंकि बीच में ना फिर आपके क्वेश्चंस समझ नहीं आते क्योंकि मिक्स हो जाते हैं अटेंडेंस के अंदर। तो सॉरी फॉर दैट अगर कोई रह जाता हो, बट एक दफा अटेंडेंस होने दे उसके बाद आप कर लीजिए मार्क। और अगर आप लोग अटेंडेंस मार्क करके क्लास से चले जाते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी लेक्चर की, तो आप पकड़े जाएंगे जी, तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए क्लास में अटेंटिव रहे। वैसे भी यार एक नया सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको एंजॉय करके पढ़ें। सो मैं सारा कुछ रिपीट करूंगा और आगे भी कुछ बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको जो रह गया है वो थोड़ा बता दूं। तो ये आपने देखा था कि हमने कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर भी पढ़ ली थी, एंड हमने आपके सामने ग्राफ्स भी याद होंगे, वेरिएबल, फिक्स, केस, स्टेप कॉस्ट के, फिर नेचर के मुताबिक, रिलेशन के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू फंक्शन अलहदा कॉस्ट थी हमारे पास। फिर टोटल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट था, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। फिर रेलेवेंस की हम बात कर रहे थे और इसमें हमने रेलेवेंट कॉस्ट, बड़ा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो आपस की बात है। इसमें आगे बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। एसीसी में भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है जो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा ही रेलेवेंट कॉस्ट, एक रेलेवेंट टॉपिक है। यानी ये वो कॉस्ट है, टॉपिक है जो कि अप्लाई होता है प्रैक्टिकली, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। चले वो भी हम इंशाल्लाह ताला टाइम रहा तो जरूर कोशिश करेंगे देखने की। और संक और हिस्टोरिक कॉस्ट मैं बता देता हूँ, सवाल था तो मैं बता देता हूँ कि वो कॉस्ट जो लग चुकी है, पास्ट में हिस्ट्री बन चुकी है जी, वो रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि वो आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होती या उसकी वजह से नहीं लगी थी, वो वैसे ही लगी हुई थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोस्त की शादी पे जाना है और वहां पे कपड़े पहनने हैं, तो आप अपनी कॉस्टिंग स्टार्ट कर देंगे कि दोस्त की शादी में मेरे कितने पैसे लगेंगे। अब आपके पास एक ऑलरेडी अच्छा ड्रेस पड़ा हुआ है, वो आपने लिया था जी 5,000 रुपए का। अब आप ये नहीं कहेंगे कि दोस्त की शादी में मेरा 5,000 लग गया। क्यों? क्यों? वो ड्रेस आपने ले लिया हुआ था, उस ड्रेस का आपके दोस्त की शादी के साथ ताल्लुक नहीं था, वो इसलिए नहीं लिया था। तो दैट ड्रेस कॉस्ट इज इररेलेवेंट, इट इज अ सunk कॉस्ट। अच्छा, फिर एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की मैंने बात की कि बजटेड कॉस्ट या फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट, ये बिल्कुल रेलिवेंट होती है। और रेलिवेंट कॉस्ट की एक और मिसाल ये है या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रेलिवेंट कॉस्ट इज एक्चुअली, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट, फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर में भी लगनी होती है। तो जो कॉस्ट लगनी है सिर्फ वो ही रेलिवेंट है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब इसकी मिसाल भी आपको आगे भी मिलती रहेगी। और दोस्त की शादी की बात कर ले जी। दोस्त की शादी में आपने 2,000 रुपया सलामी देनी है, अभी देनी है। और क्यों दे रहे हैं? दोस्त की शादी है, तो दोस्त की शादी की जब कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें ये 2,000 रुपया सलामी का आप रेलिवेंट समझेंगे। दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, यू हैव बजटेड, आपने सोच लिया है पहले से कि मैंने 2,000 रुपया सलामी देनी है। अच्छा, बाद में वहां जाके आपको खाना ना पसंद है, मेन्यू ना पसंद है, आप 1,000 का नोट निकाल लीजिए। अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं, वापस की बात है, आपने 1,000 का नोट निकाल लिया और वो बजटेड कॉस्ट और होगी, एक्चुअल कॉस्ट और होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेरिएंस। ये आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है एक्सटेंसिव, वेरिएंस क्या होती है। तो ये इस तरह की चीजें हमने पढ़नी है जी। और फिर फाइनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक थोड़ी डिफरेंट कॉस्ट है, ये बड़ी मजे की भी है, ये जरा गौर से सुनिएगा भाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली आपका पैसा नहीं लगा होता, ये बात ज़हन में रखें कि ये वो एक ऐसी कॉस्ट है जो कि अभी आपकी कॉस्ट लगी नहीं है और ना ही ये आपकी कॉस्ट लगनी है। ये पैसा आपको किसी को नहीं देना, कहीं पे नहीं खर्च होना। तो फिर इसको कॉस्ट क्यों कहा जाता है या ये है क्या जी?
तो सुने जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्चुअली दैट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो आपके पास आना था कुछ, दैट इज सैक्रिफाइस्ड फॉर अनदर प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं या एक फायदे को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक और फायदे के लिए, तो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस होगा। वो जो डिफरेंस है वो सैक्रिफाइस वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी, लेकिन जो आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मुझे पक्का यकीन है आपको ये समझ नहीं लगा। क्यों? एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, बड़े गौर से सुनिएगा ये एग्जाम्पल। आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं और आपकी पे है 30,000, 30,000 रुपए आप कमा रहे हैं। आपको एक और जगह से ऑफर आई और वो आपको दे रहे हैं 40,000 रुपया। तो आप ऑब्वियसली जब बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यार मुझे 40,000 रुपया मिल रहा है उस कंपनी से, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये 40 कमाने के लिए आप 30 गवा भी रहे हैं। अगर आप ये नौकरी ना करते तो आप एक नौकरी ऑलरेडी कर रहे थे जिससे आपको 30,000 रुपया मिल रहा था। तो बेसिकली आपको 40,000 का फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपको 10,000 का फायदा हुआ है। 40 का फायदा नहीं हुआ, 30 आप ऑलरेडी कमा रहे थे। तो ये जो डिफरेंस है जी 10,000 का, ये आपने सोचना है। आपने डिसीजन ये नहीं लेना मुझे 40,000 मिल रहा है, आपने डिसीजन लेना है कि मुझे 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो जो 30,000 है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको भी अपनी कॉस्ट का हिस्सा बनाए। मिसाल के तौर पे इसकी तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, तो कंपनी एक जगह पे इन्वेस्ट करती है, उसको वहां से रिटर्न मिल रहा है 10%, 10%। कंपनी के पास एक और अपॉर्चुनिटी आती है और वहां से उसको रिटर्न मिल रहा है 15%। तो भाई कंपनी जब फैसला करेगी वो ये नहीं कहेगी कि मुझे उस जगह से 15 मिल रहा है, वो कहेगी कि मुझे 5 ज्यादा मिल रहा है। तो उस 15 में से 10 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी माइनस करें, जो एक जगह सैक्रिफाइस करने की वजह से आपको अदा करनी पड़ रही है। तो ये एक्चुअली कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये वो सैक्रिफाइस है जो आपको एक फायदा हासिल करने के लिए दूसरे फायदे का देना पड़ता है। अब ये रेलिवेंट क्यों है या इसको कॉस्टिंग में क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि बेटा सिर्फ ये अमाउंट नहीं देखनी आपको कितनी मिल रही है। अगर आपको कोई कहे जी कि 25,000 रुपए की नौकरी है, आप कहेंगे वाह 25,000 की, लेकिन आप कहेंगे 1 मिनट, 30 तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ या 24 मैं कमा रहा हूँ, मुझे तो 1,000 का ही फायदा हो रहा है। तो आपने फायदा देखना है 1,000 के ऊपर, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एडिशनल बेनिफिट बताती है। अगर आप एडिशनल बेनिफिट नहीं देखेंगे तो आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो दिस वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है और आई होप सो आपको समझ लग गया होगा। आगे बार-बार हम इसका जिक्र भी करते रहेंगे। तो एक फायदे के लिए दूसरा जो नुकसान उठा रहे हो या दूसरा फायदा नहीं कमा रहे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, फिर है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो नाम से आइडिया हो गया जी, ऐसी कॉस्ट जो आपके कंट्रोल में है, कम ज्यादा आप उसको कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो कंट्रोलेबल है, वरना वो कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। तो कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो वो है कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे एक मैनेजर को पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। यानी वो उन कॉस्ट के ऊपर भी अपनी ख्वाम मेहनत और एक्सपर्टीज लगा दे जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो बेवकूफी है। टाइम जाया, रिसोर्सेज जाया। सिर्फ वही कॉस्ट आपको उस पर ही टाइम और फोकस करना चाहिए जो कंट्रोलेबल है, जिनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने डिसीजंस के मुताबिक। मिसाल के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। फाइनेंस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चले बेहतर समझ आएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हम जो लोन पे इंटरेस्ट देते हैं यानी फाइनेंस कॉस्ट,
जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, फाइनेंस कॉस्ट दी जाती है, ये कम से कम होनी चाहिए। चलो जी, मेहनत शुरू कर दो। लेकिन 1 मिनट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है फाइनेंस कॉस्ट के साथ। किस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लेना देना ही नहीं है, वो क्यों उसके बारे में सोचे, उसके बारे में प्लान करे, जबकि उसके हाथ में ही नहीं है ये कॉस्ट। उसको होना चाहिए कि मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कैसे कंट्रोल करूं, मैं सेल्स कमीशंस कैसे कंट्रोल करूं। तो जो आपके कंट्रोल में है भाई, उनको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने से फायदा क्या है, ये डिफरेंशिएशन करने से फायदा क्या है, क्योंकि आप फिर सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट पे ही फोकस करते हैं और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को आप इग्नोर कर देते हैं। तो ये फायदा है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल के दरमियान डिफरेंशिएट करने का। ठीक है। अच्छा, अदर कॉस्ट में अगर बात करें तो भाई एक कॉस्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आ जाती है। रिस्पॉन्सिबल एंड इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं कहूंगा, फॉर द कॉस्ट फॉर विच यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट वो होती है जिसके लिए आप जवाब दें। ठीक है। और वो कंट्रोलेबल भी हो सकती है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप जवाबदेह हैं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट है और या एक्सपेंसेस है। वो एक्सपेंसेस जिनके लिए आप जवाबदेह नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा भी बेटा और भी बहुत सी, अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो करूंगा, आप लोग उससे भी फायदा उठा सकते हैं। बट इसके अलावा अगर कोई भी कॉस्ट आप सुने पढ़े तो वो अदर मिसलेनियस कॉस्ट में आ जाएगी। ये हमारे कुछ टर्म्स थी, कॉस्ट की टाइप्स थी, जो हमने बार बार पढ़नी है आगे इंशाल्लाह ताला। तो आपका इनमें से किसी कॉस्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक बड़ी मजे की वीडियो भी दिखानी है कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। उसमें मजीद 1-2 क्लासिफिकेशन का इजाफा होगा, तो ये इस सारे की रिवीजन हो जाएगी और मजीद का इजाफा होगा इंशाल्लाह ताला। और वो है बेसिकली एसीसीए की कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर। एसीसीए के मुताबिक किस तरह कॉस्ट क्लासिफाई होती है। तो पहले मैं आपके सवाल ले लूँ जी। अच्छा जी, सवालों में कोई सवाल नहीं आया जी। ठीक है जी, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको सारी कॉस्ट का पता चल गया है। ठीक है जी, चले, नो क्वेश्चंस। सो व्हाट वी विल डू इज, जी बेटा अक्सर पूछें पूछें। बेटा मैंने इसीलिए कहा कि जो सवाल आया करे उसी टाइम चैट में लिख लिया करो, मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। जी अक्सर पूछना चाह रहे हैं कुछ? चले जी, अक्सर का हम वेट करें, तब तक मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ये वीडियो है जी एसीसीए की कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। और आपके जो सवालात हैं आप इस वीडियो के दरमियान वो कर सकते हैं। ये वीडियो गौर से सुनिएगा, थोड़ी सी ना आगे जाके शायद बोरिंग हो जाती है। बोरिंग इन अ सेंस, बोरिंग होनी नहीं चाहिए आपके लिए। और वो इसलिए नहीं होनी चाहिए बोरिंग, क्योंकि एक डिफरेंट चीज है और ये रिवीजन है आपकी। बोरिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि वो इसमें ना वो एनिमेशन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, वीडियो नहीं है इस तरह की। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी अभी तक जो हमने पढ़ा है। अच्छा जी, सवाल कुछ आए हैं। इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल नहीं यार टर्म होती है, वैसे आपस की बात है, हमें रिस्पॉन्सिबल टर्म ना यूज करें आप। तो इररिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट के अलावा इसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल आपस में ना बड़े मिलते जुलते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट के साथ। जिस तरह आप, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी घरेलू एग्जांपल है जी। आपने, आप बाइक पे, आप जब बाइक होगी, आप बाइक पे सफर करते हैं और उसका पेट्रोल वगैरह आपके जिम्मे है। तो आप जो है वो, दैट इज द पेट्रोल एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ द बाइक इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। लेकिन आपके भाई की जो बाइक है, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर अगर कोई कॉस्ट लग रही है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है। बेशक कंट्रोलेबल हो, यहाँ पे सुने, अब समझे इस बात को।
शायद जो भाई के ऊपर की बाइक पे पैसे लगते हैं वो आपके कंट्रोल में है। आप भाई को अपने मैकेनिक के पास भेज सकते हैं या खुद उसकी रिपेयर करवा सकते हैं, तो वो कंट्रोलेबल है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है आप उस कॉस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी वो चीज़ मल्कियत नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कितनी कॉस्ट लगी या क्यों लगी इतनी ज़्यादा। अब वो आपसे नहीं पूछेंगे, अब वो आगे भाई से पूछेंगे। ये एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल ऐसी दे सकता हूँ जिससे आपको समझ लग जाए, घरेलू एग्ज़ाम्पल है जी। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, द कॉस्ट व्हिच कैन बी अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ आवर डिसीजंस इज़ कंट्रोलेबल एंड कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ आवर डिसीजंस इज़ अनकंट्रोलेबल। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री का रेंट, अब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते फैक्ट्री रेंट को। क्यों? क्योंकि ये आपका एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं है, दूसरा आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है उस ओनर के साथ, बिल्डिंग के ओनर के साथ। तो आपका काम है प्रोडक्शन करना, आपको पता ही नहीं कौन ओनर है, आपको तो नाम का भी नहीं पता, तो ये आपके लिए कंट्रोलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका वो दूसरा डिपार्टमेंट है जो इसको लुक आफ्टर कर रहा है, उसके लिए ये कंट्रोलेबल है। वो चाहे तो नेगोशिएशन कर सकता है, किसी और फैक्ट्री को देख ले या कंट्रोल कर ले, तो ये आपके लिए कंट्रोलेबल नहीं है। इसी तरह फिक्स कॉस्ट, चलिए ये मुझे एग्जांपल आ गया अच्छे टाइम पे। फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। ठीक है, बिजली के बिल में हुकूमत एक लाइन रेंट डालती है, वो कंट्रोलेबल नहीं है। आपको आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो यूनिट्स का बिल आता है, वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो कंट्रोलेबल है। ठीक है, वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने डिसीजंस की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट संक कॉस्ट। यार ये आप लोगों को समझ नहीं लग रही, ये मैं फिर से बता देता हूँ। संक कॉस्ट की एग्जांपल दी। अब संक कॉस्ट है बेटा, अगर आप की कोई कॉस्ट लग चुकी है ऑलरेडी, तो वो संक है। जो कॉस्ट अभी लगनी है वो स्टैंडर्ड है या बजटेड है। तो यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट व्हिच हैज बीन इनकर्ड, वो संक कॉस्ट है, और कॉस्ट व्हिच विल बी इनकर्ड, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है या बजटेड कॉस्ट है। तो जो लग चुकी है भाई वो संक भी है और इररिलेवेंट भी है, क्योंकि लग चुकी है। अब जो कॉस्ट लग चुकी है, आप वो काम करें या ना करें, आप फैसला करें, हाँ करें ना करें, वो कॉस्ट तो लग चुकी है, उसका कोई फायदा या नुकसान आपको नहीं है। तो ऐसी कॉस्ट को अपने बिजनेस प्लान्स के अंदर कंसिडर करना बेवकूफी है, क्योंकि वो आपके बिजनेस की वजह से नहीं लग रही। ठीक है, चले मैं ये एग्जाम्पल से भरपूर एक वीडियो है। हाँ जी, लोग कितने फिल्मबाज हो गए, क्यों जी? क्यों इकराम साहब? अच्छा जी, शाहूद का एक सवाल लेते हैं। रेज हैंड किया है और अगर सवाल ना किया तो वो बाहर है क्लास से। शाहूद को जी मैं निकाल रहा हूँ इस क्लास से बाहर। जी शाहूद, चले जी, एक आखिर गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, लेकिन आप रेज हैंड जरा सोच समझ के करना है, टाइम ज़ाया होता है। चले यार ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर बाकी सवाल करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे आपके वो हम इंशाल्लाह ताला लेंगे जी। ये एक 11-12 मिनट की वीडियो है। ACCA F2 सब्जेक्ट है, उसकी क्रॉस क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। इसमें कुछ चीजें आपको नहीं भी मिलेंगी, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखें जी आराम से। Please like if you find this video helpful. Cost classification. As F2 students, you are required to know the different ways of classifying and describing costs. Some terminology you should know here are cost objects, cost units, and cost centers. Cost objects are any item or activity for which costs are being separately measured. The most common cost objects are a company's output, its product or service. But it could also be a department, a product line, or a process, etc. A cost unit. This is a unit of product or service in relation to which costs are ascertained.
It is the cost incurred by a company to produce, store, and sell one unit of a particular product. Computed usually as the average cost, a cost unit includes all fixed and all variable costs incurred in a unit of product or service. For example, it costs Company A $10,000 to produce 5,000 widgets. Company A's cost per unit is 10,000 divided by 5,000, so 2 per unit. Cost centres are a part of an organisation. It is a location, person, or item of equipment for which costs can be ascertained and used for the purpose of cost control. Examples of cost centres include research and development departments, marketing departments, help desks, customer service centres, and so forth. Costs can be classified by element, function, nature, controllability, responsibility, product or period, and behaviour. By element, which is material, labour, or expense costs. Material costs are all costs of materials purchased. Labour costs are all staff costs relating to employees on the payroll of an organisation. Expense costs are all other costs incurred by the organisation which are not material or labour costs. Function costing involves grouping costs based on the different functions or activities of the organisation. For example, a business may classify costs into production costs or non-production costs. Production costs are those costs incurred when converting raw materials into finished or part finished goods. Non-production costs are all costs not related with the production process. Production costs are direct materials. Direct materials are the materials which go into the making of a product. Direct labour. Direct labour are the costs of labour directly involved in the making of the product. Direct expenses are the cost of expenses directly involved in the making of the product. Variable production costs. These are the indirect costs that relate to production. They vary in direct proportion to the quantities of production. And fixed production overheads. These are the indirect costs that relate to production. They are fixed and do not vary in relation to the quantities of production. Non-production costs are administration costs. These are the general costs of running the business. Selling costs. These are the costs associated with marketing and taking sales orders. Distribution costs. These are the costs of distributing the finished products. And finance costs. These are the costs incurred in order to finance the organisation. By nature, direct and indirect costs. Direct costs can be defined as costs which can be completely attributed to a cost object. Cost objects may be a product cost unit, a department, or a project cost centre. Examples of direct costs. Direct materials. For example, cloth for making curtains. Direct labour. For example, the wages of the workers stitching the cloth to make the curtains. Direct expenses. For example, the freight charges for importing specialised materials for the curtains. The total of direct costs, which is direct materials plus direct labour plus direct expenses, is known as prime costs. Indirect costs cannot be directly identified to a specific cost object. They are costs that typically benefit multiple cost objects, and it would be impractical to accurately attribute them to individual products, services, or departments. Examples of indirect costs include the following. Indirect materials. These include materials that cannot be traced to an individual curtain. For example, machine oil used to lubricate the machines.
Indirect labour. For example, the cost of a supervisor who supervises the curtain makers. Indirect expenses. For example, the cost of renting the factory. The total of indirect costs, which is indirect materials plus indirect labour plus indirect expenses, is known as overheads. By controllability. All costs for a company are controllable costs at some level of management. However, some costs are uncontrollable costs with regards to a particular manager or department. If a manager or department has authority and responsibility for certain costs, those costs are called controllable costs. The non-controllable costs are those costs that a department or manager doesn't have authority over and cannot change. The difference between controllable and uncontrollable costs is of particular significance to management, because managers want to be held responsible only for those costs which are within their control, and not for the costs which are beyond their control. Responsibility costing involves grouping costs together according to which individual manager or management team are responsible for the control of the cost. A responsibility cost accounting system divides an organisation into several part or responsibility centres. Each responsibility centre has a manager responsible for the operation and performance of that centre. By product or period cost. This classification becomes important when you study marginal and absorption costing. Product costs are all the costs involved in making or buying an item of inventory. These costs are included in the inventory value and therefore the cost of sales value at the time of sale. Period costs are all costs not included in product costs, since these costs are not involved in the production process. These costs are included in the income statement for the period in which they relate. The distinction between product and period costs is necessary for calculating inventory values and profit figures. Behaviour costing involves grouping costs according to the way they behave. Cost behaviour is concerned with the impact a change in output has on costs. Cost analysis by behaviour is concerned with the way different types of production costs change with changes in activity levels. Understanding cost behaviour is central to budgeting, costing, and decision making. Cost behaviour tends to classify costs as fixed costs, variable costs, semi-variable costs, and stepped costs. Fixed costs are those costs that are not affected by changes in quantities of output. As activity levels increase, fixed costs stay the same. Probably the best example of a fixed cost would be a factory's rent. No matter how much units a factory produces, the rent costs are the same. A good visual representation of behavioural costs is via a graph. Here is what fixed costs would look like. As you see, no matter how much the activity level increases, the costs remain constant. Variable costs are costs that are directly related to changes in quantities of output. As activity levels increase, variable costs increase in proportion to them. So, for example, if the number of units produced doubles, so will the variable costs. Or if the number of units produced goes up by 10%, variable costs go up by 10% also. Semi-variable costs are costs that have both a fixed cost element and a variable cost element. The best example to explain semi-variable costs are telephone bills. With a landline, you have the fixed line rental charge and a variable call cost charge.
Stepped costs are costs that are fixed up to a certain level of activity. Once that activity level is reached, there is an additional cost, again fixed up to a certain level of activity, and so forth. A good example of stepped costs would be supervisor costs. If, for example, one supervisor is required for every 10 workers, as the number of workers increase, so will the supervisory costs. Behavioural costs are all relevant within a range of activity. This means the activity level over which the observed cost behaviour is valid. Understanding cost behaviour is very important for management's planning and control processes. For example, the fixed cost of rent is only fixed up to the capacity of the unit rented. Once this is exceeded, new or additional premises will need to be rented, and this fixed cost becomes a stepped cost. Therefore, managers must use cost behaviour to predict costs within a cost behaviour range. जी बेटा, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ये आपको वैसे भी यूट्यूब पर मिल जाएगी और मैं भी ये यूट्यूब पे लेक्चर जब अपलोड करूंगा उसके साथ होगी ये। तो ये आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं रिवीजन के लिए। स्टेप हाँ, स्टेप अप बताया, स्टेप कॉस्ट ना ज्यादातर होती भी स्टेप अप ही है। स्टेप डाउन की एग्जांपल्स कम ही मिलती है, लेकिन चले हमने एक एग्जांपल फिर भी डिस्कस किया था, आपको याद था। वीडियो का लिंक भी भेज देंगे जी, और वीडियो को एक्चुअली मैंने यहाँ पे भी इस लेक्चर के अंदर भी आपको मिल जाएगी, वो भी मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा। तो एक समरी है। तो हमारा जी टाइम अब खत्म हो रहा है इस क्लास का, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि आज हमने शायद आगे नहीं पढ़ना। आज हमारा काम था बेसिकली पिछली कॉस्ट को रिवाइज ही करना, तो शायद मैं अगला सेशन अब ना करूं। तो आज के लिए हमारा एक ही सेशन काफी होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप प्लीज अभी उसको पूछ लें। हमारे पास अभी भी तकरीबन 2 मिनट पड़े हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इट। तो मुझे कभी तक कोई क्वेश्चन ना आया है, ना किसी ने रेज हैंड किया है। तो मैं ऐसा समझूंगा कि अच्छा, ये एक मैं आपको वैसे जाते-जाते बात बता दूं, आप यकीन माने बेटा, ये मैं इंशाल्लाह आज ही कर दूंगा जी, ये यूट्यूब पे अपलोड आज ही इंशाल्लाह, मैं उसी दिन कर देता हूँ। आपको मैं CRGR को लिंक भेजता हूँ, पता नहीं वो आपको कब भेजते हैं, मैं उसी टाइम कर देता हूँ, घंटे के अंदर अंदर हो जाती है इंशाल्लाह। तो खैर, ये जितनी डिटेल में बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया ना, आप यकीन माने कभी भी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है? और मतलब हमारे लेवल पे ना यूनिवर्सिटीज के अंदर ये नहीं इतना पढ़ाया जाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वही हमें हमें अभी तक एक कॉन्सेप्ट जेल में बैठा हुआ कि नहीं, थ्योरी को न्यूमेरिकल में टपाओ टपाओ टपाओ, क्यों? तो पेपर में नहीं आती। पेपर में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि नंबर नहीं है जी इसके बनते, और ये टीचर नहीं देते, और ये और वो, क्योंकि सदियों से चलता रहा ना। एक तो बात ये कि मैंने देने हैं पेपर में जरूर, और दूसरी बात ये कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस थी। अब आपको आगे जब ये बात करेंगे समझ होगी कि क्या होती है वेरिएबल, क्या होती है, सिर्फ रटा नहीं मारना। अच्छा जी, आखिरी सवाल है फीफा का, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बता दें। ऐसी कॉस्ट जिसमें थोड़ा फिक्स्ड होता है और थोड़ा वेरिएबल होता है। बिजली का बिल फिक्स लाइन रेंट भी होता है, इसके अलावा यूनिट प्रोड्यूस जब आप यूज करते रहते हैं वो भी ज्यादा होता रहता है। अच्छा जी, और चले जी, मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट डन। और इसके अलावा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सर रमजान